Jai Hind students, this is Ansari sir, English faculty. Once again I welcome you all to our MKC YouTube channel. My dear students, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने MKC YouTube चैनल पर। और इस वक्त हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ACC का मॉडल पेपर। जो बच्चे ACC की तैयारी कर रहे हैं, दिस मॉडल पेपर इज़ वेरी हेल्पफुल। ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, हाँ इससे रिलेटेड, इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं और एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन लिखा हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्रीहेंशन यानी पैसेज हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसकी क्या ट्रिक होती है या क्या इसका तरीका होता है सॉल्व करने का। देखिए सिंपल सी बात है कि जब पैसेज छोटा हो और आपके पास टाइम हो तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम पैसेज को पढ़ लें। पैसेज जब बड़ा होता है तो वहाँ पे ट्रिक चलती है और जनरली वो इन्फॉर्मेटिव होता है। इन्फॉर्मेटिव का मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है, क्वेश्चंस में इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है और क्वेश्चन में अंडरलाइन करके या अपने दिमाग में रख के हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। लेकिन जब छोटे पैसेज होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत छोटा पैसेज है, बहुत बड़ा पैसेज नहीं है, तो इसको आसानी से हम लोग पढ़ के समझ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। जैसे देखिए, द फंक्शनल डिक्लाइंस ऑफ एडवांसिंग एज आर डिप्रेसिंग। क्या कह रहा है कि जो हमारे शरीर का जो फंक्शन होता है उसमें घटोतरी आने लगती है, यानी उसका पतन होने लगता है। कब? जब हमारी एज बढ़ने लगती है, और ये चीज़ बहुत ही डिप्रेसिंग है, यानी बहुत ही दुखदाई है। द हार्ट्स एबिलिटी टू पंप ब्लड ड्रॉप्स अबाउट 1%। क्या कह रहा है कि जब हमारी एज बढ़ने लगती है तो जो हार्ट की जो एबिलिटी है ब्लड को पंप करने की, यानी ब्लड को भेजने की, वो लगभग 1% तक कम हो जाती है। ब्लड फ्लोज टू आर्म्स एंड लेग्स डिक्रीज्ड बाय 30 to 40% इन ओल्ड एज। कह रहा है कि बुढ़ापे में जो ब्लड आर्म्स और लेग्स में फ्लो करता है वो डिक्रीज हो जाता है। कितना? 30 to 40%। द अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सेल आफ्टर अ डीप ब्रेथ लेसन्स एंड द चेस्ट वॉल स्टिफन विथ एज। कह रहा है कि जो सांस लेने की जो मात्रा होती है एक पर्सन में, वो कैन एक्सहेल आफ्टर अ डीप ब्रेथ, यानी उसको एक लंबी सांस लेने के बाद हम उसको उस प्रक्रिया को कर सकते हैं। लेसेंस द चेस्ट वॉल स्टिफेंस विथ एज। ये प्रक्रिया जो होती है क्या करती है? लेसेंस का मतलब कम कर देती है, चेस्ट वॉल यानी ये प्रक्रिया कम हो जाती है। देखिए, द अमाउंट ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सेल आफ्टर अ डीप ब्रेथ लेसेंस, यानी जो लंबी सांस के बाद एक एक्सेल होती है, यानी सांस ली जाती है, वो कम हो जाती है। एंड द चेस्ट वॉल स्टिफेंस विथ एज, और उम्र के साथ साथ जो चेस्ट की जो दीवारें हैं वो भी अकड़ जाती हैं। स्टिफन का मतलब अकड़ जाना। हाउएवर, फिर भी रीसेंट स्टडीज हैव शोन दैट मोस्ट ऑफ दीज एज एसोसिएटेड डिक्लाइंस कैन बी डिलेड बाय एक्सरसाइज। क्या कह रहा है कि फिर भी जो अभी हाल ही में जिस पे शोध हुआ है उसने बताया है कि एक्सरसाइज के जरिए हम इसको थोड़ा सा लेट कर सकते हैं। यानी अगर आप 60 साल के हैं तो आप 55 के दिख सकते हैं, आप 50 के दिख सकते हैं। अब आगे देखिए, एक्सरसाइज लोअर्स द रेस्टिंग हार्ट रेट। एक्सरसाइज क्या करता है? रेस्टिंग हार्ट रेट को लोअर कर देता है एंड इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड विथ ईच बीट इन ओल्डर पीपल। और वो क्या करता है? ब्लड के अमाउंट को इंक्रीज कर देता है हर एक बीट में, हर एक सांस में, जो लोग ओल्डर पीपल होते हैं। वेर स्ट्रेस इज प्लेस्ड ऑन बोन्स, यानी जब हम एक्सरसाइज करते हैं और जब हड्डियों पर जोर दिया जाता है थ्रू एक्सरसाइज, देखिए एक्सरसाइज के जरिए कैल्शियम कंटेंट राइजेस, तो क्या होता है? कैल्शियम बढ़ जाता है। विद द रिजल्ट दैट, और इसका परिणाम यह होता है, रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर इज इंप्रूव्ड। और जैसे कोई फ्रैक्चर वगैरह होता है तो उससे लड़ने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। देखिए पैसेज को आपने आसानी से समझ लिया। पैसेज क्या कह रहा है, एक इसकी समरी लेते हैं। पैसेज कह रहा है कि भाई उम्र के साथ साथ जो हमारी फंक्शनल चीज़ें हैं शरीर में वो कम होने लगती है और डिप्रेसिंग है। जैसा इसमें बताया कि जो हार्ट की ब्लड पंप करने की एबिलिटी वो भी ड्रॉप हो जाती है।
और उसके बाद जो सांस लेने की प्रक्रिया है उससे भी जोर पड़ता है, लेकिन इन सब को एक्सरसाइज के जरिए कुछ दिन तक हम लोग रोक सकते हैं या डिले कर सकते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा पैसेज है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन पर चलते हैं, सारा पैसेज समझ में आ गया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ओल्ड एज इज जनरली अ डिप्रेसिंग पीरियड बिकॉज, पहले ही लिखा हुआ है कि ओल्ड एज क्या है, एक डिप्रेसिंग पीरियड है। क्यों डिप्रेसिंग पीरियड क्यों है भाई? ओल्ड पीपल वरी मोर देन अदर्स, ओल्ड पीपल टेंड टू टारगेट देयर पास्ट, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी फंक्शन लेस इफिशियंटली, ओल्ड पीपल डू वेरी लिटिल वर्क। देखिए क्या कह रहा है कि ओल्ड एज इज जनरली अ डिप्रेसिंग पीरियड बिकॉज ओल्ड पीपल वरी मोर देन, नहीं, ओल्ड पीपल टेंड टू रिग्रेट देयर पास्ट, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी फंक्शन लेस इफिशियंटली। यही आपका सही आंसर है। दिस इज द राइट आंसर सी। तो देखिए इसका सी होगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय एक्सरसाइज बिकॉज। देखिए क्या कह रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स कैन बी इंक्रीज्ड, यानी बोन्स की ताकत को बढ़ाया जा सकता है बाय एक्सरसाइज बिकॉज ये क्या करती है? इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट, इंक्रीज कैल्शियम कंटेंट इन बोन्स। देखिए और इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड बाय अ पर्सन, लेसन्स द स्टिफनेस ऑफ द चेस्ट वॉल। द स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय एक्सरसाइज बिकॉज, अब देखिए जो बोन्स की ताकत है उसको बढ़ाई जा सकती है क्योंकि इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड नहीं होगा, बोन से इसका कोई मतलब नहीं है। इंक्रीजेस कैल्शियम कंटेंट इन बोन्स, ये आपका सही आंसर है, यानी बी इज द राइट आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी हड्डियों में जो है कैल्शियम की बढ़ोतरी हो जाती है, यही ये पैसेज बता रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। द वर्ड एक्सेल मीन्स, देखिए सिनोनिम पूछा है, एक्सेल का मतलब क्या होता है? एक्सेल का मतलब होता है जो सांस लेके हम बाहर करते हैं। यहां पे देखिए एक वर्ड है एक्स, एक्स का मतलब ही होता है आउट, तो यहां पे ब्रीथ इन नहीं होगा, ब्रीथ आउट होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये भी बी सही है, यानी ब्रीथ आउट नॉट ब्रीथ इन, एक्सहेल यानी सांस को बाहर निकालना। तो डियर स्टूडेंट्स दिस इज द राइट आंसर सेकंड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको आसानी से हम देख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अच्छा, पैसेज के अकॉर्डिंग इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एक्सरसाइज डिलेज नेचुरल डीके ऑफ ओल्ड एज। हाँ ये तो करेक्ट दिख रहा है, यही बता ही रहा है कि एक्सरसाइज जो है वो डिलेज करती है नेचुरल डीके, यानी जो प्राकृतिक रूप से ओल्ड एज में नुकसान होता है, इसका मतलब खराब हो जाना। तो माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज द करेक्ट आंसर। ओल्ड एज प्रॉब्लम इंक्रीजेज ड्यू टू एक्सरसाइज, नो। एक्सरसाइज इंक्रीजेज द हार्ट बीट, नो। एक्सरसाइज क्रिएट्स स्ट्रेस विच इज हार्मफुल टू बोन, नो। तो राइट आंसर इज द फर्स्ट। ओके, नाउ मूव टू द 5th क्वेश्चन। द चेस्ट वॉल बिकम्स स्टिफ इन ओल्ड एज बिकॉज, क्यों होती है? द हार्ट्स एबिलिटी टू पंप ब्लड टू इट drops about 1%, the blood flow to various organs decreases, the resting heart rate becomes high, the person's ability to exhale sufficient air lessens। यही सही जवाब है। यानी क्या होता है कि चेस्ट वॉल बिकम स्टिफ, आपने पढ़ा था कब? द पर्सन्स एबिलिटी टू एक्सहेल सफिशियंट एयर लेसन्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये थे पैसेज के 5 क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ते हैं, अब आइए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके रीअरेंजमेंट के हैं, ये भी क्वेश्चन एससीसी में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो SPQRS-S6। देखिए होता क्या है कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इस पे ऑप्शन को भी देखते हैं, ऑप्शन को चेक करेंगे, उसके बाद ये जो पहली सेंटेंस हमारी दी हुई इसको रीड करेंगे, इसमें किसकी बात की गई है उसी के हिसाब से हम आगे दूसरी सेंटेंस को ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस हमारे ये हैं, PS PP 2 जगह है, आप देख सकते हैं QQ 2 जगह है, तो इन्हीं दोनों को चेक करते हैं, यानी फर्स्ट के बाद या तो P आ सकता है या तो Q आ सकता है। आइए देखते हैं, जैसे
दलाई लामा इज नाउ एन ओल्ड मैन। अब देखिए किसकी बात हो रही भाई, दलाई लामा की बात हो रही, तो हमें पी को पहले चेक कर लेना है। दैट हाउएवर डिड नॉट स्टॉप द सेलिब्रेशंस। अभी इस सेंटेंस में कहीं भी सेलिब्रेशंस की बात ही नहीं हो रही है, तो पी तो नहीं होगा भाई, पी कट गया। अब आइए क्यू को चेक कर लेते हैं। टू तिब्बतन्स द 70th बर्थडे इज द स्टार्ट ऑफ द ओल्ड एज। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि यहां पे दलाई लामा की बात हो रही है और उन्हीं के वही ओल्ड मैन है, और यहां पे आप देख सकते हैं ओल्ड एज है, तो इससे जोड़ा बना सकते हैं। तो क्यू आपका सेकंड होगा। तो चलिए देखिए, हमने क्यू को सेकंड लिया। अब क्यू के बाद हम देखते हैं क्या है, जनरली क्यू के बाद आगे क्या है। तो यहां पे हम देख सकते हैं क्यू के बाद आर है और एस है, तो या तो आर होगा या तो एस होगा, बस इसी को चेक करना है, बहुत आगे तक नहीं जाना है। देखिए, टू तिब्बतन्स द 70th बर्थडे इज द स्टार्ट ऑफ द ओल्ड एज। अब आर को चेक करते हैं। एंड ऑन जुलाई 6 तिब्बत स्पिरिचुअल लीडर एक्सेप्टेड दिस बाय सेइंग ही वाज इन सेमी रिटायरमेंट। अब देखिए, अगर इस आर को आप पढ़ते हैं तो भाई सेमी रिटायरमेंट किस लिए आया, क्योंकि यहां पे इनकी ओल्ड एज है, तो ये तो इसका जोड़ा बना रहा है। लेकिन हम एस को चेक कर लेते हैं। अगर एस पे जाए, थाउजेंड्स ऑफ डिओटीज ब्रेव्ड हैवी रेन्स टू रीच धर्मशाला, तो यहां पर कहीं भी डिओटीज की बात हो नहीं रही है। तो जनरली क्यू के बाद क्या आ रहा है भाई, आर आ रहा है। तो जब क्यू के बाद आर आएगा तो क्यू के बाद आर कहां पर है, बी में है, तो मेरे हिसाब से बी इज द राइट आंसर होगा। क्यू के बाद आर, और आर के बाद अब देखिए पी को हम पढ़ लेंगे। ये आर के बाद क्या है, पी। दैट हाउएवर डिड नॉट स्टॉप द सेलिब्रेशंस, यानी जब वो बूढ़े थे फिर भी सेलिब्रेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और फिर क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ डिओटीज ब्रेव्ड हैवी रेन्स टू रीच धर्मशाला। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बी इज द राइट आंसर। तो इसमें बी एकदम सही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट वी हैव एज अ पीपल शोन ग्रेट रिजिलियंस। देखिए, अब इसमें भी हम लोग ऑप्शन पे पहले चेक करेंगे। ऑप्शन क्या है, एस एस है और आर आर है। तो चलिए, या तो एस एस होगा या तो यस होगा या तो आर होगा। तो सबसे पहले हम लोग एस को आर को चेक करेंगे। एट वी हैव एज अ पीपल शोन ग्रेट रिजिलियंस। अब देखिए आर को, दिस इज ट्रू इवन व्हेन इंडियन सोसाइटी इज कंपेयर्ड विद दोज ऑफ डेवलप्ड नेशंस। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहां पर ए में कहीं पर भी नेशन की बात नहीं हो रही है। एट वी हैव अ पीपल शोन ग्रेट रेजिलियंस, हाँ यहां पर पीपल की बात है। पीपल तो नेशन की बात कर रहा है। पीपल आपका क्या है भाई, पीपल आपका नेशन की बात कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आर की, जैसे यहां पे हमने आर को चेक किया, तो देखिए ये सब बहुत आसानी से होते हैं। एट वी हैव आर पीपल शोन ग्रेट रेजिलियंस, तो आर में देखिए दिस इज ट्रू इवन व्हेन द इंडियन सोसाइटी इज कंपेयर्ड विद दोज ऑफ डेवलप्ड। तो भाई ये दोज ऑफ डेवलप्ड कहां है, ये तो पता ही नहीं है, दोज ऑफ डेवलप्ड नेशन, तो ये तो आपका हो नहीं सकता। अब देखिए एस को चेक करते हैं। एस को चेक कर लिया हमने, अब आर को चेक कर लिया, एस पे आते हैं। ऑलवेज अकोमोडेटिंग एंड री इन्वेंटिंग टू मेक थिंग्स वर्क। देखिए ये एस वाला सही हो सकता, हाँ एस वाला आपका सही हो सकता है। तो देखिए यहां पे क्या कह रहा है भाई कि एट वी हैव एज अ पीपल शोन ग्रेट रेजिलियंस। तो रेजिलियंस किस क्षेत्र में दिखाया, ऑलवेज अकोमोडेटिंग, हमेशा अकोमोडेट करते हैं, एंड री इन्वेंटिंग टू मेक थिंग्स वर्क, ये सही हो सकता है। तो ये तो पता चल गया कि एस से ही शुरू होगी सेंटेंस। अब एस के बाद क्यू आएगा कि पी आएगा, इसको चेक करते हैं। तो एस के बाद देखिए ऑलवेज अकोमोडेटिंग एंड री इन्वेंटिंग टू मेक थिंग्स वर्क, और बिलीफ इन आवर कलेक्टिव डेस्टिनी हैज नेवर बीन इन डाउट, ये हो गया। और पी को चेक कर लीजिए। डिस्पाइट द यॉर्निंग डिस्पैरिटी इन द इंडियन सोसाइटी वी हैव अ वेरी हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्वोशिएंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि डिस्पाइट द यॉर्निंग, ये तो इसमें नहीं दे रहा है। ऑलवेज अकोमोडेटिंग एंड री इन्वेंटिंग टू मेक थिंग्स वर्क, इसके बाद आ रहा है कि और बिलीव, क्योंकि हम अभी अपने इंडिया की बात कर रहे हैं वी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए आर आ रहा है,
ये। तो आवर बिलीफ इन आवर कलेक्टिव डेस्टिनी हैज नेवर बीन इन डाउट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एस आपका एस के बाद क्यू आ रहा है, और एस के बाद क्यू अगर हम देखते हैं तो किस में है, ए में है। तो दिस इज द राइट आंसर। अगर आप इसको पढ़ते हैं, ये देखिए एस के बाद क्यू आ गया, फिर पी आ जाएगा। डिस्पाइट द यॉनिंग, डिस्पाइट डिस्पैरिटी इन द इंडियन सोसाइटी, यानी इंडियन सोसाइटी में असमानता है, फिर भी वी हैव अ वेरी हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत हाई लेवल का एक सेटिस्फैक्शन रखते हैं। और पी के बाद आपका क्या आ रहा है, पी के बाद आपका आ रहा है आर। दिस इज ट्रू इवन व्हेन द इंडियन सोसाइटी, देखिए अब यहां पे सोसाइटी और यहां पर ये देखिए ये भी सोसाइटी की बात हो रही। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप आसानी से कह सकते हैं कि जो सही ऑप्शन आपका है वो है एस क्यू पी आर। तो आप देख सकते हैं 1 फिर पी फिर क्यू फिर आर फिर एस, और इसका सही क्रम क्या होगा, एस क्यू पी आर। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अप्रैल 14 वाज गुड फ्राइडे, इसमें भी हम सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे। देखिए क्यू क्यू दो जगह है, आर आर दो जगह है, इसको देख लेते हैं क्यू को और आर को पहले। अप्रैल 14 वाज गुड फ्राइडे, इट वाज नॉट ऑब्जर्व्ड इन द यूनाइटेड स्टेट विद द सेम जनरल सस्पेंशन ऑफ वर्ल्डली एक्टिविटीज एज इन यूरोप। हाँ ठीक है, तो क्यू तो हो सकता है, लेकिन अब हम आर को चेक कर ले रहे हैं। हिज वाइफ एंड सम फ्रेंड्स अकम्पनीड हिम। अब देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आप S1 के बाद ये लेते हैं, उसकी पत्नी एंड सम फ्रेंड्स अकम्पनीड हिम, तो आ ही नहीं रहा है, तो इसमें भी क्यू ही होगा डियर। इसमें क्या होगा, क्यू होगा। अब क्यू के बाद क्या आता है ये देखते हैं। तो क्यू तो दो जगह है, क्यू के बाद पी आएगा कि एस आएगा, यही देखने वाली बात है। तो क्यू के बाद देखते हैं इट वाज। देखिए अगर यहां पे देखते हैं तो ये इट किसके लिए आया, अप्रैल के लिए आया। तो इट वाज नॉट ऑब्जर्व्ड in the United States with the same general suspension of worldly activities as in Europe। अब इसके बाद देखिए हम यहां पे देखते हैं कि Q तो हमें मिल गया है। अब Q के बाद देखिए P है, S है, P को चेक करते हैं। P is here। देखिए थिएटर्स फॉर एग्जाम्पल वर ओपन एज यूजुअल। देखिए कह रहा है कि थिएटर्स जो थे वो खुले थे, P, और इसके बाद हम S को देख लेते हैं। Lincoln decided that he would attend Ford's Theatre in Washington that night to see a humorous piece। अब देखिए लिंकन ने डिसाइड किया, तो जाहिर सी बात है पहले हमें यह पता चलेगा कि थिएटर खुले थे तभी तो लिंकन जाएगा। तो देखिए थिएटर खुले थे तभी लिंकन गया, ऐसा नहीं कि पहले लिंकन ने तय कर लिया, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि थिएटर खुला है कि नहीं खुला है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो सही जवाब हमारे सामने आ रहा है वो है ए, यानी Q के बाद P बन रहा है। देखिए Q के बाद क्या बन रहा है, P। अब इसको हम देखिए देख लेते हैं। इट वॉज नॉट ऑब्जर्व इन द यूनाइटेड स्टेट विद द सेम जनरल सस्पेंशन ऑफ वर्ल्डली एक्टिविटीज एज इन यूरोप। अब देखिए P पढ़ेंगे, P क्या कह रहा है, थिएटर्स फॉर एग्जाम्पल्स वर ओपन एज यूजुअल, तभी लिंकन ने डिसाइड किया। ये देखिए उसके बाद S आ रहा है, लिंकन डिसाइडेड दैट ही वुड अटेंड फोर्ड्स थिएटर इन वॉशिंगटन दैट नाइट टू सी अ ह्यूमरस पीस, और उसके साथ कौन गया, हिज वाइफ एंड सम फ्रेंड्स अकम्पनीड हिम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ए इज द राइट आंसर। तो चलिए ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक हैं। जैसा कि आप जानते हैं 4 ऑप्शन है, यू हैव टू मैच एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यू शुड लिसन डॉट डॉट व्हाट योर पेरेंट्स से। माय डियर स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन है। लिसन के बाद हमेशा टू आता है, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, तो ऑलवेज यूज टू आफ्टर लिसन। तो माय डियर स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर इज ए। अब आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी इज मोर इंटेलिजेंट। देखिए अगर हम कभी भी मोर यानी कॉम्परेटिव डिग्री की बात करते हैं तो उसके साथ हमेशा देन का यूज करते हैं, ना कि एज का, ना कि बिफोर का, ना कि बिकॉज का। तो आप देख सकते हैं आसानी के साथ देन यहां पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विराट इज वन ऑफ द प्लेयर्स who ... been selected for the test series against Bangladesh। My dear students, सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट से ये क्वेश्चन लिया गया है। हु के बाद कौन सी वर्ब आएगी इस पे बात करते हैं। देखिए अगर यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन आ गया जैसा कि हु आप देख रहे हो, तो वर्ब इसके हिसाब से ली जाती है, यानी प्लेयर्स के हिसाब से ली जाती है, क्योंकि
इसका जो रिलेशन है, इसका जो रिलेशन बन रहा है वो हु से, प्लेयर्स का बन रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे प्लूरल लेंगे और प्लूरल दो है, एक आर है और एक हैव है। तो बीन, आर के साथ कभी बीन नहीं आता, तो सही जवाब क्या है, हैव है। तो द राइट आंसर इज हैव। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी लिए जाते हैं, जैसे नाइदर ऑफ देम आर विलिंग टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ द नोटेड फिल्म एक्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट का है। नाइदर ऑफ देम, देखिए जब ऑफ से यानी प्रेप से दो चीजें जुड़ी हों, जैसे देम और नाइदर, तो इसमें सब्जेक्ट हम हमेशा पहले वाले को मानते हैं, यानी नाइदर इज सब्जेक्ट और नाइदर इज ऑलवेज सिंगुलर। तो सिंगुलर हमारे पास हैज विलिंग है, तो हैज के साथ विलिंग आता नहीं, आर तो प्लूरल है, तो सही जवाब क्या है, इज विलिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहां पर भी वही सीन है। देखिए सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट का ऑफ के पहले क्या है, हर्ड है, ऑफ के बाद क्या, एलिफेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आ हर्ड है यानी एक हर्ड है, एक झुंड है, तो यहां पर एक के लिए हम हमेशा क्या लेंगे, इज लेंगे। तो राइट आंसर इज बी। इसके बाद देखिए, दे टोल्ड हिम बिकॉज ही वॉज गोइंग टू अटेंड द पार्टी, ही टोल्ड हिम दैट। देखिए जब कभी भी हम टोल्ड यानी असर्टिव सेंटेंस लेते हैं तो उसके साथ कंजंक्शन किसको लेते हैं, दैट। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गोइंग टू अटेंड द पार्टी। तो दैट यहां पे लगेगा, बिकॉज नहीं लगेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके स्पॉटिंग एरर के हैं। स्पॉटिंग एरर में जानते हैं कि एक सेंटेंस को तीन भाग में स्प्लिट किया जाता है, एक हमारे पास होता है नो एरर का। इसको पढ़िए और अकॉर्डिंग टू डिस्कशन, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया या आपने किया, उसके हिसाब से इसमें किसी भी पार्ट में एरर होगी, नहीं होगी तो हम नो एरर के लिए जाएंगे। लेट्स सी, हिज प्रिपरेशन इज नॉट अप टू द मार्क, सो आई एम लिटिल वरीड अबाउट हिज परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हिज प्रिपरेशन इज नॉट अप टू द मार्क, तो सही है। सो आई एम लिटिल, लिटिल का बराबर लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। तो अगर आप किसी के लिए वरीड हैं तो ना के बराबर तो होंगे नहीं, थोड़ा तो होंगे ही, थोड़ा मोड़ा चिंतित होंगे। तो थोड़ा मोड़ा चिंतित के लिए आ लिटिल आता है डियर। तो यहां पे क्या आएगा, आ लिटिल। तो एरर कहां आ जाएगी, बी पार्ट में। फिर समझ लीजिए, लिटिल वरीड आप नहीं हो सकते क्योंकि लिटिल तो ना के बराबर होता है, यानी थोड़ा मोड़ा आप वरीड हैं। तो दिस इज द मिस्टेक, मीन्स यू हैव टू यूज हियर अ लिटिल। तो अ लिटिल ले लिया तो बी में एरर बन जाएगी। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता पार्टेड विथ हर मदर विथ टीयर्स बट द जर्नी टू दिल्ली अम्यूज्ड हर। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी से पार्ट कर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, अलग होने के सेंस में हम फ्रॉम का यूज करते हैं, ना कि विथ का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस आपकी गलत है, यहां पे क्या आना चाहिए, फ्रॉम। तो राइट आंसर क्या है, ए है। तो फ्रॉम विथ की जगह पे ले लें और ए में लगा दें। हार्डली हैड द व्हील्स टच द ग्राउंड देन द पायलट इंडिकेटेड विथ हिज फिंगर्स हाउ मेनी इंजर्ड पीपल ही वाज कैरिंग। जब कभी भी सेंटेंस हार्डली से शुरू हो तो एक चीज इसका पहले चेक करें कि इसका कंजंक्शन क्या होगा, यानी कंजंक्शन इसका पेयर क्या होगा। हार्डली के साथ हम क्या लेते हैं भाई, वेल लेते हैं या तो बिफोर लेते हैं ये। और यहां पे क्या लगा है, देन। तो देन हट जाएगा, एरर आपकी बी में होगी और इसकी जगह पर क्या होगा, व्हेन हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बी इज द राइट आंसर। यूज व्हेन इन प्लेस ऑफ देन। तो व्हेन की जगह पर और देन की जगह पर व्हेन लगा दें। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज ऑब्वियस दैट योर ब्रदर इज नॉट एज टॉल एज हिज ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली। एडजेक्टिव का क्वेश्चन है। जब कभी भी नॉट लगा होता है तो हम एज नहीं लेते, बल्कि एज की जगह सो लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इज नॉट सो टॉल एज। तो एरर किस पार्ट में आ गई, बी में आ गई। बहुत आसान क्वेश्चन, एडजेक्टिव के क्वेश्चन है, लेकिन अगर नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन दिक्कत भी करते हैं। अब देखिए, आर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट assured us that a series of lectures on Milton were to be arranged the following week, and so we should not create any nuisance. My dear students,
आप देख सकते हैं यहां पर भी क्वेश्चन जो है सीरीज है ऑफ लेक्चर्स है ऑन मिल्टन। अ सीरीज यानी सिंगुलर होता है और लेक्चर्स आपका प्लूरल है, ऑफ से जुड़ा है तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, सीरीज होगा, और सीरीज क्या है, सिंगुलर है, तो वर्क की जगह पे क्या हो जाएगा, वॉज। एरर इसमें भी बी ही पार्ट में है, तो डियर स्टूडेंट्स एरर इज इन द बी पार्ट। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कुछ इडियम फ्रेजेस हैं यहां पर। टू लूज वंस हेड बहुत आसान है, जैसे कभी कभी कहते नहीं कि आदमी अपना आपा खो देता है, भाई आपा खो देगा यानी गुस्से में आ जाएगा, तो गुस्से में आना, पागल नहीं हो जाना। टू बिकम कंफ्यूज नो, टू बिकम एनॉयड यानी कहीं ना कहीं आप गुस्से में हैं, एनॉयड है, एंग्री हो गए हैं। तो टू लूज वंस हेड जब आप अपना आपा खो देते हैं, तो राइट आंसर इज द सी। सही आंसर क्या है भाई, सी है। अब आगे बढ़ते हैं। टू टेक अ लीप इन द डार्क, लीप का मतलब कूदना होता है, और डार्क अंधेरे में, भाई अगर अंधेरे में कूद रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ जोखिम, कुछ खतरा तो है। तो टू टेक अ लीप इन द डार्क, टू टेक रिस्क, टू हैजर्ड वन सेल्फ, अपने आप को खतरे में डालना नहीं। टू डू अ टॉक सीक्रेटली नो, टू डू अ हैजर्डस थिंग विदाउट एनी आइडिया ऑफ द रिजल्ट। हाँ देखिए, टू टेक रिस्क जोखिम उठाना, तो अगर अंधेरे में कूद रहे हैं तो जोखिम तो नहीं लग रहा है। टू डू अ हैजर्डस कोई खतरनाक चीज करना, विदाउट एनी आइडिया ऑफ द रिजल्ट यानी अंधेरे में तीर मारना। तो अंधेरे में तीर मारने का सही जवाब यही है कि कोई ऐसा काम, खतरनाक काम कर रहे हैं जिसके रिजल्ट के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, यानी एक लापरवाह वाला एक्शन है। तो डी इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 सिनोनिम्स हैं। देखिए कोलोसस अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मैं बता दूं, इसका मतलब ह्यूज होता है, विशाल होता है। तो टावरिंग तो ऊंचा, गलत हो गया। टॉल लंबा, लॉफ्टी फैला हुआ, विशाल, तो सही जवाब क्या है, ह्यूज। तो माय डियर स्टूडेंट्स द राइट आंसर इज ह्यूज। अब आगे बढ़िए। क्वेश्चन ये भी आपका सिनोनिम है, डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है जो निपुण हो, स्किल्ड हो, तो स्किल्ड आपका शुरू में ही है, फर्स्ट है। बाकी विगोरस जो एकदम जोश और खरोश से भरा हो। स्विफ्ट का मतलब फुर्तीला होता है। डिसीटफुल का मतलब धोखेबाज। तो सही जवाब आपका क्या है भाई, डेप्थ का स्किलफुल। आइए अब आगे चलते हैं और एंटोनिम्स। देखिए एंटोनिम्स का मतलब उल्टा होता है, यानी इस शब्द का इसमें एक उल्टा। तो माय डियर स्टूडेंट्स एक्यूमेन का मतलब होता है तेज दिमाग। एक्यूमेन तेज दिमाग। ये अब तेज दिमाग का इसमें क्या होगा, इंटेलिजेंस तो होगा नहीं, उसका तो सिनोनिम हो गया। एंटोनिम पूछ रहा है। पोटेंशियलिटी ये भी नहीं होगा। अनफेमिलियरिटी ये भी नहीं होगा। सही जवाब क्या है, इम्बेसिलिटी यानी जिसका दिमाग कम हो, कम दिमाग। तो एक्यूमेन का उल्टा क्या होगा, इम्बेसिलिटी होगा। एक्सटीरियर एक्स से बना हुआ है, एक्स का मतलब बाहरी होता है, तो बाहरी का क्या हो जाएगा भाई, इनर तो होता है अंदर, इंटरनल भी होता है, इनवर्ड भी होता है, लेकिन हम इससे मिलाएंगे IRO से। तो सही जवाब क्या है, सी है। तो बच्चों ये थे ACC के मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में जरूर आपकी मदद करेंगे। इसको देखिए और आने वाले एग्जाम में एक आइडिया मिलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।